हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12 नवंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साइट का। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह मंत्रालय द्वारा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया जाने वाला द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ठीक है, यानी कि एक बार इससे पहले किया जा चुका है। यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों या फिर संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कौन सा पुरस्कार है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये आप याद रखना, किसके द्वारा दिया जाता है ये याद रखना। बात करें अगर जल शक्ति मंत्रालय की, तो इसका देश में जो पहली बार इसका गठन हुआ था वो हुआ था आपका मई 2019 में। ठीक है, 2019 में इसका गठन हुआ था। और इसके जो मंत्री हैं, यानी कि इस मंत्रालय को इसके जो मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राजस्थान के जोधपुर से हैं ये सांसद। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी, ये जो इससे पहले ये क्या थे, इनका क्या कार्यभार था, तो इससे पहले ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो हवाई द्वीप में की जा रही है इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है, तो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया घेस ने भारतीय खगोलविदों के साथ कार्य कर रहे, मतलब इस प्रोजेक्ट में भारतीय खगोलविदों के साथ वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप है, इससे पहले इसी के ही आधार पर, यानी कि इसी के जैसा बिल्कुल एक मेगा टेलीस्कोप जो है बनाया गया था। ठीक है, मेगा टेलीस्कोप ने 2009 में जो है स्टार्ट किया था काम अपना। ठीक है, और उसका पहला चरण पूरा भी हो गया था कहीं तक। लेकिन हुआ क्या था कि जो हवाईयन कार्यकर्ता थे उनके सामने कुछ कानूनी चुनौतियां थीं, जिसकी वजह से जो है वो दूरबीन का जो कार्य था, यानी कि जो दूरबीन का निर्माण होना था पूरे तरीके से, वो नहीं हो पाया था और उसको रोक दिया गया था। ठीक है, अगर हम अब इसी के बेस पे हम बात करते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप की। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या है, तो सबसे पहले तो ये एक खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, अब ये क्या कार्य करेगा वो मैं आगे बताऊंगी कि इसमें क्या क्षमताएं हैं, ये क्या कर सकता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, ये जो खगोलीय वेधशाला है इसमें एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप भी होता है। इसमें किस किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, तो देखिए कनाडा है, चाइना है, इंडिया है, जापान है और यूएसए है। इनके सभी जो वैज्ञानिक हैं तो उनके द्वारा जो वित्त पोषण किया गया है उसकी ये जो है एक मतलब संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है ये इन सभी कंट्रीज़ की। एक बार मैं फिर से नाम बोल देती हूँ, कनाडा है, चीन है, इंडिया है, जापान है, यूएसए है। ठीक है, बाकी ये जो आपका टेलीस्कोप है इसकी क्षमता क्या होगी, देखिए ये जो भी वैज्ञानिक हैं उनको ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका जो भी दूर दूर वस्तुएं हैं उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा, पहले तो उसमें ही सक्षम बनाएगा ये। ठीक है, उनका अध्ययन कर सकें वैज्ञानिक। दूसरी चीज़ ये क्या बताएगा कि ब्रह्मांड का विकास किस तरीके से हुआ, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा। जो शुरुआती चरण है ब्रह्मांड के विकास के, उनके बारे में ये पूरी जो है जानकारी देगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, इसके अलावा यह हमें जो भी
अनदेखे ग्रह, मतलब कि जो भी ग्रह नहीं दिखाई देते हैं या फिर जो छोटी मोटी और वस्तुएं हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर बाकी कुछ ऐसे सितारे हैं जो नहीं दिखाई देते हैं या फिर उनके आसपास कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनकी एक एक छोटी से छोटी जानकारी लेने में ये प्रोजेक्ट जो है हमारी मदद करेगा, यानी कि वैज्ञानिकों की मदद करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, इतना ही है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट इसका स्थान है, ये आप याद रखना, हवाई द्वीप में जो है ये इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, बाकी आप इनका नाम याद रखना एक बार कि भौतिक विज्ञान के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता, ये वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना एक बार। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सभी को पता है वैसे तो, भारत में अध्ययन, भारत में रहें और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे वो तो आपको पता चल चुका है यहाँ पे नाम से। ठीक है, बात करते हैं अगर वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो है आपके रमेश सिंह पोखरियाल निशंक, जो हैं वो आपके शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है किसी किसी को। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना 2020 की, ठीक है, उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका जो है नाम चेंज कर दिया गया और क्या कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, दैट्स वाई वो पहले जो है जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन अब वो कौन बन गए हैं, आपके शिक्षा मंत्री बन गए हैं। कौन? रमेश सिंह पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो याद रखना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की है? तो देखिए ये दोनों ही आ जाएंगे इसके दायरे में, एक तो आपका नेटफ्लिक्स आ जाएगा और एक आपका अमेज़न प्राइम आ जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम और अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने की घोषणा की है। ठीक है, अब अभी जो है ये प्रोसेस मतलब जो स्टार्ट होगा ये, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में चल क्या रहा है इससे पहले, तो वो ये चल रहा है कि भारत में इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है। यानी कि देखिए नेटफ्लिक्स पर जो भी मूवीज़ वगैरह आप देखते हो या फिर कुछ भी है, तो उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी ऐसा ये नहीं है कि कोई भी सीन है उसको कट करना या फिर कुछ भी है, वहाँ पर पूरी मूवी टोटल जाती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होता है किसी भी मंत्रालय का, ठीक है, किसी भी कमेटी का। लेकिन अब ये दोनों ही चीज़ें, इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। ठीक है, इस घोषणा के बाद अब ऑनलाइन फिल्में, डिजिटल समाचार और करंट अफेयर्स से संबंधी सामग्री पूर्णतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएगी। देखिए जो मूवी आप लोग हॉल में देखने जाते हो, तो वहाँ जो मूवी देखी जाती हैं उन पे जो है एक पाबंदी लगी होती है, मतलब उनको पहले उन मूवीज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो ताकि उनमें जो भी अगर कोई सीन ऐसा होता है, कोई भी जिन पर आपत्तिजनक सीन होता है, तो उनको कट कर दिया जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है, आप लोग वहाँ पे जाके प्रॉपर देख सकते हो। बट अब जो है नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जो है ये दोनों ही इसके अधीन हो गए हैं। ठीक है, किसके? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में दान देने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है अजीज़ प्रेम जी ने। ठीक है, भारत में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीज प्रेम जी ने भारत में दान देने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इनका नाम याद रखना आप लोग। हाल ही में जारी किए गए
एडलिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 के 7वें संस्करण के अनुसार अजीज प्रेमजी ने वर्ष 2020 में कुल 7,904 करोड़ रुपए यानी कि प्रतिदिन लगभग 22 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 7वां संस्करण है, पहली चीज़ तो ये याद रखना। बाकी इनका नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। HCL के संस्थापक और चेयरमैन शिव नारद को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर आदमी जिनका नाम है मुकेश अंबानी को इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपका जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और पहले वाले पॉइंट में आपका जो है ये 7वां संस्करण है, यही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कोविड-19 हेतु mRNA वैक्सीन का निर्माण किन कंपनियों ने किया है? तो इसका निर्माण फाइज़र और बायोएनटेक दोनों ही ने किया है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइज़र व उनकी जर्मन साझेदार कंपनी बायोएनटेक ने घोषणा की है कि कंपनी द्वारा विकसित टीका पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में संक्रमण को रोकने में 90% से अधिक प्रभावी है। ठीक है, तो इसमें आप इन दोनों कंपनी का नाम याद रखना, इसके अलावा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये 20वां सम्मेलन है। बाकी किस देश के राष्ट्रपति ने की है? तो रूस के द्वारा की गई है। ठीक है, 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो है आपका सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। ओके, SCO समिट की अगली नियमित बैठक 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में होनी है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, यानी कि रूसी जो लैंग्वेज है और चीनी लैंग्वेज है वो ही इसकी आधिकारिक भाषा है। वहाँ पे यही लैंग्वेज ऑफिशियली यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और भारत की अगर बात करते हैं, भारत इससे कब जुड़ा था? तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि भारत को इसका सदस्य जो है भारत कब बना था। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका कौन सा संस्करण था आप ये याद रखना। भारत की इसकी मेजबानी कब करेगा आप ये याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है आलिया जफर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर को PCB के 4 नए निदेशकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनका नाम याद रखना और कोई खास इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।